Welcome students, KSIS Academy welcomes you all. Are the students in a position to see me clearly? Am I audible? Amrinder, am I audible? Am I visibly clear? Shriram, Abhishek, am I clear? Am I visible? Am I audible? Okay, so let's start our session on चंपारण सत्याग्रह। इस टॉपिक को हम लोग मेंस के नज़रिए से देखेंगे और जब भी हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, याद रखिएगा दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। There are two important points upon which you should concentrate. One is the knowledge, ज्ञान। ज्ञान में आपका कॉन्सेप्ट आता है, ज्ञान में आपका तथ्य आता है, ज्ञान में आपका फैक्ट्स आता है। So your knowledge should be very clear. और दूसरा होता है डायमेंशन, दूसरा होता है दृष्टिकोण। आप इसको हर एक डायमेंशन से देखें। जैसे चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो चंपारण सत्याग्रह को एक उस भूमि के और उस भूमि में रहने वाले लोगों के दृष्टि से इसको देखिए। यू हैव टू सी चंपारण सत्याग्रह, यू हैव टू एनालाइज चंपारण सत्याग्रह in view of the land of चंपारण, in view of the people of चंपारण। आपको थोड़ा सा इतिहास, उस जगह के इतिहास के बारे में भी जानना होगा। आपको वहाँ पे कैसे कैसे यूरोपीय और जो यूरोपीय बागान मालिक, यूरोपीय प्लांटर आए, उनके बारे में जानना होगा। वहाँ के सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कैसे चेंज हुआ, कैसे वहाँ पे बेतिया स्टेट थे तो बेतिया स्टेट बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो यूरोपियन प्लांटर को क्यों दिए, और इसके कारण जो यहाँ पे आपके किरदार थे, जोतेदार थे, किसान थे, रैयत थे, पीजेंट्स थे, उनका क्या क्या ग्रीवांसेस था, ग्रीवांसेस या क्या क्या उनके दुख का पॉइंट था, क्या क्या उनके अशांति का कारण था। और यही अशांति के कारण एनालाइज करेंगे तो आपको दो विद्रोह के बारे में जानना होगा। एक महत्वपूर्ण समय आया था 1907 और 1900 के बीच में, 1909 के बीच में। तो वी हैव टू स्टडी बिटवीन 1907 टू 1909। कुछ औजार, एक शोषण का एक नया हथियार आविष्कार किया गया था चंपारण में, जिसको कि सरह बेशी, तावान, हर्जा, हुंडा ये सब बोला जाता है। तो ये व्हाट आर दीज टाइप ऑफ, दीज आर न्यू टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसको बागान मालिक एक हथियार बना के और भी शोषण करने लगे वहाँ के किसानों को, वहाँ के रैयतों को, चंपारण के रैयतों को। सरकार का क्या, पहला बात तो सरकार का हस्तक्षेप हुआ या नहीं, यदि सरकार हस्तक्षेप की तो क्या क्या वो कदम उठाई। गांधी जी कब आते हैं और कैसे आते हैं चंपारण में, गांधी जी के आने के बाद क्या आपके वहाँ के भूमि दृश्य में बदलाव आया, व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट बाय गांधी जी एंड हाउ इट लेड टू चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण की क्या स्थिति रही, कितने किसानों को किस हद तक लाभ मिला, क्या क्या शोषणकारी षड्यंत्र उजागर हुआ, प्रेस की क्या भूमिका थी। तो इस तरह से अलग अलग आयाम से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग जो है डायमेंशन से हम लोग को पढ़ना है। आप लोग मेंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, और जिस दिन आप इंटरव्यू में पहुंचे
और यदि ग्रेजुएशन और इंटरव्यू के दिन के बीच में 2 साल तक का फ़र्क है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका हायर स्टडीज़ हो गया है उसके बाद और आपके इंटरव्यू, बीपीएससी इंटरव्यू या यूपीएससी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, उस बीच में 3 से 4 साल 5 साल का गैप है, तो आपको सही क्वेश्चन सही आंसर ढूंढना होगा, क्योंकि एग्जामिनर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से आप क्या कर रहे थे। 1 साल तैयारी कर रहे थे परीक्षा के लिए चलेगा, 2 साल तैयारी कर रहे थे परीक्षा के लिए तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन करने के 5-5 साल तक 10-10 साल तक आप तैयारी कर रहे हैं और 10 साल के बाद आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी आंसर नहीं मानी जाती है। तो कोशिश कीजिए कि करंट में ही अपने परीक्षा को पास कर लें। बार बार हम आप लोग को इसी चीज़ का चेतावनी देते हैं, इसी चीज़ को समझाते हैं कि ग्रेजुएशन हो गया, यदि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमए कर रहे हैं तो चलिए, हायर स्टडीज़ कुछ और भी कर रहे हैं तो चलिए चलेगा, लेकिन यदि ग्रेजुएशन के बाद आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जा रही है तो कोशिश कीजिए कि आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में या स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट सर्विसेज के बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में 2 साल से पहले पहुंच जाएं। ये आपको, चूँकि आज ये मौका है, आज आपको हम बता रहे हैं, कल हमारा इंटरव्यू पे क्लासेस हुआ था और हम लोग को ये पसीना छूट गया कि जिस बच्चे का गैप 4 साल 5 साल का है वो आंसर क्या देंगे, क्या कर रहे थे। क्या पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट में लूसेंट को याद कर रहे थे? यदि लूसेंट को याद कर रहे हैं तो क्या इसके लिए आपको 6 साल लगा? तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के तरीके को संशोधित कीजिए। आज आप लोग, यू आर अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स नाउ। आज इस ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, मेरी बात यदि आपको दिल पे लगती है, मेरे बात से यदि कुछ सीख लेते हैं, तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर आप आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में और बीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में आप चले जाएं, फेस करें इंटरव्यू को। लेकिन आप जानते हैं, आप लोग में से कुछ बच्चे I don't want to say any negative things, बट जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनको हम कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यदि ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इस तरह की तैयारी करें कि 1 साल के अंदर निकल जाए। चलिए, किसी कारण से 1 साल के अंदर नहीं तो 2 साल। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते क्वालिफाई कर जाइए, पढ़ते पढ़ते नौकरी अपने मंजिल को प्राप्त कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ चंपारण सत्याग्रह हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग देखे थे कि चंपारण का इतिहास क्या था। चंपारण में जो है मुख्य रूप से 3 स्टेट थे, बेतिया, रामनगर, मधुबन स्टेट, ये रियासत थी। इनको स्थायी पट्टा मिल चुका था ब्रिटिश से, दिस लैंड्स वे परमानेंट सेटल्ड, लेकिन वो राजस्व इकट्ठा करने के डर से या कष्ट से इसको ठेकेदारी पे देना चालू कर दिए, लीज पे देना चालू कर दिए, पट्टा पे देना चालू कर दिए। यही पट्टा पहले अस्थाई था, धीरे धीरे वो स्थाई में आ गया। जब स्थाई में आ गया तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया, और कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जाने के बाद ये अपने आप को यूरोपियन प्लांटर, यूरोपियन बागान मालिक अपने आप को राजा की तरह समझने लगे। और हम लोग विभिन्न प्रकार का शोषण देखे। यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो पिछला लेक्चर का रिकॉर्डिंग है, उसको देख लीजिए, उसको सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो शोषण जो है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो विभिन्न तरीके का इनके साथ होना चालू हो गया। नील की खेती करना उतना कष्टदायक नहीं था, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वो कष्टदायक था।
आज हमारा क्लास का जो लेक्चर रहेगा वो हम लोग इस शोषण के कारण विद्रोह देखेंगे। विल सी द रिवोल्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और यही विद्रोह धीरे धीरे गांधी जी के पास पहुंचता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी कैसे चंपारण में आए, और उसके बाद वाले लेक्चर में कंक्लूडिंग सेशन होगा कि गांधी जी के चंपारण में आने के बाद, सत्याग्रह के बाद क्या क्या बदलाव आया। तो आज हम लोग जो है शोषण, जो विभिन्न तरीके का शोषण हुआ था, जो हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे, उसके आधार पर रिएक्शन क्या हुआ, कैसे विद्रोह हुआ और विद्रोह का क्या क्या रूप हुआ, आज हम लोग अपने आप को इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। अब देखिए कि ये जो यूरोपियन प्लांटर हैं, ये पूरे ग्रामीण जीवन को अपने नियंत्रण में कर लिए थे। कहने का मतलब उनका वर्चस्व जो है अपने आप को ग्रामीण जीवन पे, ग्रामीण जिंदगी पे अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुके थे। उस गांव के लोग सांस लेने के लिए भी अनुमति लेते थे यूरोपियन प्लांटर से, यूरोपियन बागान मालिक से। We have seen that through many ways of exploitation, the planters dominated the rural scene in every possible way. Sometimes as landlord, sometimes as king, और कभी कभी they acted as self-appointed magistrates. कभी कभी अपने आप को ये लोग स्वनियुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में भी शोषण करते थे। यदि गांव वाले के बीच में, यदि गांव के दो व्यक्ति के बीच में कोई विवाद हुआ जो कि इन बागान मालिक से कुछ भी लेना देना नहीं था, ऐसे स्थिति में भी ये लोग हस्तक्षेप करते थे। They used to interfere even in these petty things, even in petty quarrels among the villagers. और ऐसे ऐसे छोटी छोटी बात में भी आके ये हस्तक्षेप करते थे और अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर बताते थे, स्वनियुक्त मध्यस्थ, अपने आप को मध्यस्थ बोलते थे। ऐसे मध्यस्थ जिनकी नियुक्ति भी वो लोग खुद ही किए, और फिर सुनवाई करते थे। और सुनवाई करते थे तो सुनवाई के दौरान ये सुनवाई फीस भी लेते थे। They used to have a hearing fees, और 25 रुपया प्रति केस के हिसाब से वो लोग पैसा लेते थे। तो इमेजिन, इनका शोषण इस हद तक बढ़ गया था कि यदि आप लोग के बीच में यदि छोटा मोटा विवाद भी है तो भी ये यूरोपियन प्लांटर, यूरोपियन बागान मालिक अपना जो है टांग को अड़ा देंगे। और यदि आप इनको सुनवाई का फीस नहीं देंगे तो वो जुर्माना भी लगा देते थे। बट देयर वर सम recalcitrant tenants. There were some recalcitrant tenants. कुछ इनमें से अड़ियल मजदूर थे, अड़ियल व्यक्ति थे, अड़ियल किसान थे, जो कि ये बागान मालिक के नॉनसेंस को सहन नहीं करते थे, उनकी बात को नहीं मानते थे। ऐसे स्थिति में बागान मालिक क्या करते थे? ऐसे अड़ियल किसानों के घर के सामने बागान मालिक का एक आदमी रहता था, और उस आदमी का काम ये होता था कि गांव के नाई को, गांव के धोबी को, गांव के बढ़ई को, गांव के कारीगर को, सबको मना कर दिया जाए, यहाँ तक कि पंडित को भी मना कर दिया जाए कि आप जो है किसी तरह का सेवा इस व्यक्ति को ना दें। उनके घर से निकलने का जो रास्ता था उसको खेत में तब्दील कर दिया जाता ताकि उसमें घुसे ना। और ये सब से भी यदि बाज नहीं आते थे, यदि अड़ियल किसान यदि ये सब कार्रवाई से भी नहीं झुकते थे, तो उन पे एक नकली झूठा
सिविल और क्रिमिनल केस ला दिया जाता था, दूसरा एक आपराधिक कानून, आपराधिक केस डाल दिया जाता था। और इससे भी यदि प्लांटर बगान मालिकों का मन नहीं भरा तो वो हिंसा पे उतारू हो जाते थे। और यदि हिंसा करने पे भी किसान, अड़ियल किसान उनकी बात नहीं सुनते थे तो उनको गलत तरीके से कैद कर लिया जाता था। दे यूज्ड टू बी अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तब आप देख रहे हैं कि ये शोषण किस हद तक बढ़ रहा था। और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि दे डोमिनेटेड इवन द एयर द किसान्स यूज्ड टू ब्रीथ। उनकी सांस का एक एक यूनिट भी बगान मालिकों के मर्जी से होता था। और अंग्रेज का खुद बनाया हुआ कानून को ये यूरोपियन बगान मालिक, यूरोपियन प्लांटर नहीं मानते थे। उनके नाइंसाफी का हद ये था कि 1885 में एक नियम आया था, एक कानून आया था जिसका नाम था बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, बिहार टेनेंसी एक्ट 1885। उसमें ये बात बताई गई थी कि जिस जमीन पे किसान रह रहे हैं उस पे वो मकान बना सकते हैं, मकान में परिवर्तन भी कर सकते हैं। मीन्स if the Rayyats wanted to build new houses or to make substantial alterations in the old buildings, they did not or they are not required to take permission from anyone. यदि जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस पे आप यदि मकान बनाना चाहते हैं, मकान में पर्याप्त फेर बदल करना चाहते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बगान मालिक इस अधिनियम को भी ताक पे रख दिए और जितने भी रैयत थे, जितने भी किसान थे, जितने भी जोतेदार थे, जितने भी गांव वासी थे, उन सबको ये मानना था कि यदि अपने घर में कोई फेर बदल कर रहे हैं, पर्याप्त फेर बदल कर रहे हैं, या कोई नया अपने ज़मीन पे निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसकी पूर्व अनुमति बगान मालिकों से ली जाए। पूर्व अनुमति यानी प्रायर परमिशन का मतलब होता था कि ये बगान मालिक उसका भी फीस मांगते थे। परमिशन के लिए दे यूज्ड टू आस्क फॉर फीस। और बगान मालिक का लॉजिक ये था कि चूंकि वो पूरे गांव के मालिक हैं, पूरा ज़मीन उनके है अधीन, तो उस घर के जगह पे वो हो सकता था कि फसल उगाएं। तो ऐसे स्थिति में फसल के जगह आप चूंकि घर हैं, घर बना रहे हैं, तो उसका आप पैसा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि रोटी खाने से लेके जीवन के अंतिम क्षण तक ये बगान मालिक गांव के हरेक जिंदगी के हरेक पहलू पे उनका हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप करना बहुत छोटा वर्ड होगा। इंटरफेरेंस इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, इट कैन नॉट डिफाइन, इट इज अनेबल टू डिफाइन द एक्सप्लॉयटेशन। आप कहिए वर्चस्व था, द डोमिनेशन ऑफ द प्लांटर्स इन द लाइफ ऑफ द विलेजर्स, ये सबसे बड़ी बात थी। तो इतना ज्यादा शोषण हो रहा था, तो हम और आप आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नील की खेती उतना ज्यादा दमनकारी नहीं था। खेती के अवज में जो ठेकेदारी या पट्टादारी लिया गया था, उसके तहत जो शोषण की विभिन्न प्रक्रिया थी, वो दुखदाई था, उससे वो चुभकारी था। द पीपल यूज टू फील फॉर दैट। और इसके साथ शोषण का एक नया सांचा ढांचा भी तैयार हुआ। देयर वॉज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और एक नया डायमेंशन है इस सांचे ढांचे में बदलाव का
कि नील की खेती करने का दो प्रक्रिया हुआ। There were two main systems of growing indigo. चंपारण में दो तरीके से नील की खेती की जाती थी। एक था जिरात, एक जिरात था। तो जिरात जो था, कहिए कि वो बगान मालिकों का एक निजी एक जगह था, प्राइवेट प्लेस, जिसमें कि कुछ ये जो हैं ठेका पे कुछ मजदूर लेते थे और उसमें वो काम करते थे प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली। दूसरा जो तरीका था, रियती तरीका बोले, रियती सिस्टम बोले, इसका एक और नाम है जो प्रचलित नाम है असामीवार सिस्टम, असामीवार प्रणाली। असामीवार प्रणाली क्या था? यहां पे फैक्ट्री, कारखाना स्थापित होता था और कारखाना में कर्मचारी रखे जाते थे, स्टाफ रखे जाते थे, और ये स्टाफ रैयतों को नियुक्ति करते थे। रैयतों को बुलाते थे कि भाई तुम यहां पे नील की खेती करो। अब देखिए, ये जो रैयती और असामीवार सिस्टम है, यही से जो असामीवार सिस्टम जो हम लोग बात कर रहे हैं, यही असामीवार सिस्टम तीन तरीके का था, याद रखिएगा। पहला था खुश्की, दूसरा था कुरतौली, और तीसरा था तीन कठिया। फिर से दो तंत्र था नील की खेती का। एक था जिरात, जो कि बगान मालिकों का, प्लांटर्स का एक अपना निजी भूमि हुआ करता था, और उसमें कुछ किसानों को ठेका पे, किराए पे वहाँ पे खेती कराया जाता था। दूसरा था एक संस्था के रूप में, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, जिसको कि हम लोग रियती या असामीवार कहते हैं। यहाँ पे कारखाना, फैक्ट्री सिस्टम होता था, और यहाँ पे टेनेंट सिस्टम होता था, जोतेदार होते थे, रैयत होते थे। इन फैक्ट्री में कर्मचारी हुआ करते थे, और ये कर्मचारी इंटरफेस हुआ करते थे रैयत और बगान मालिकों के बीच में। और ये असामीवार जो प्रणाली है, तीन तरीके का होता था। पहला था खुश्की, दूसरा था कुरतौली, और तीसरा था तीन कठिया। तीन कठिया मतलब 20 कट्ठे पे आपको 3 कट्ठे पे, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी है। यू हैव टू ग्रो इंडिगो ऑन 3 कट्ठास ऑफ लैंड out of a total of 20 kattas. Means if you have 20 kattas of land, you have to grow on 3 kattas of land. What to grow? You have to grow indigo. और ये 3 कट्ठिया सिस्टम, it was the most oppressive system of indigo cultivation. ये सबसे दमनकारी प्रणाली था। इसमें क्या होता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था, देयर यूज्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सट्टा बोलते हैं, सट्टा। कॉन्ट्रैक्ट बनता था जिसको सट्टा कहा जाता था, सट्टा। एक अनुबंध बनता था रैयतों और बगान मालिकों के बीच में, जिसको कि सट्टा कहा जाता था, और उस सट्टा पे, अनुबंध पे रैयत हस्ताक्षर करते थे। पहले 20 कट्ठा में से 5 से 6 कट्ठा आपको नील की खेती करना होता था इस अनुबंध के अनुसार। लेकिन 1867 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। 1867 में नील का विद्रोह हुआ था, और ये 5-6 कट्ठा का जो 5-6 कट्ठा पे नील की खेती करना था, उसको बदल के 3 कट्ठा कर दिया गया था। 5-6 कट्ठा से कर दिया गया 3 कट्ठा पे, और यहीं से इसका नाम चालू हो गया 3 कट्ठिया सिस्टम या 3 कट्ठिया प्रणाली।
फिर एक बार विद्रोह हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट फिर 1907-1908 में हुआ था। नील विद्रोह फिर से 1907 और 8 में हुआ था। और जो 3 कट्ठिया था, 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, ये 3 कट्ठा को कम करके 2 कट्ठा कर दिया गया। 2 कट्ठा किया गया, लेकिन इसका नाम जो है आपका 3 कट्ठिया रह गया। नाम 3 कट्ठिया था, लेकिन बाद में 2 कट्ठा पे ही नील की खेती करनी थी। तो 3 कट्ठिया सिस्टम जो था सबसे ज्यादा दमनकारी था। चंपारण के किसानों, चंपारण के रैयतों, चंपारण के किराएदारों के सबसे अधिक परेशानी और दुख का कारण ही ये 3 कट्ठिया सिस्टम था। दिस 3 कट्ठिया सिस्टम अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रबल एंड मिजरीज ऑफ द टेनेंट्स ऑफ चंपारण। आपके बंगाल में भी नील का विद्रोह हुआ था 1859 में, और 1860 में नील के लिए एक समिति बैठी थी, नील आयोग 1860। इंडिगो कमीशन 1860, याद रखिएगा, इंडिगो कमीशन 1860 बैठी थी, नील आयोग 1860 बैठी थी। और यह समिति अंग्रेजों का था, लेकिन इनका कमेंट ध्यान रखिएगा, इनके कमेंट्स को अपने आंसर में लिखिएगा। 3 कट्ठिया सिस्टम पे ये बोले, द होल सिस्टम वॉज विशियस इन थ्योरी, द होल सिस्टम वॉज विशियस इन थ्योरी। पूरी प्रणाली सिद्धांत रूप से शातिर है, मैंने पूरे प्रणाली को शातिर प्रणाली कह दिए लोग। विशियस इन थ्योरी, इंजूरियस इन प्रैक्टिस, व्यवहार में गलत, एंड रैडिकली अनसाउंड, मौलिक रूप से निराधार। ये था इंडिगो कमीशन जो 1860 में बैठी थी नील विद्रोह के उपरांत। उनका कथन ये था कि द होल 3 कट्ठिया सिस्टम वॉज विशियस इन थ्योरी, इंजूरियस इन प्रैक्टिस एंड रैडिकली अनसाउंड। ये आंसर में जरूर लिखिएगा। स्टेटमेंट जो होता है शब्द पे, पूरी प्रणाली सिद्धांत रूप में शातिर, व्यवहार में गलत और मौलिक रूप से निर्धार थी। याद रखिएगा, हमारा जो पढ़ाई, देखिए हम लोग जो है कुछ भी क्लास का जो भी चेंजेस होता है वो अपने एक्सपीरियंस पे होता है, एक अनुभव पे होता है। कहाँ कहाँ हमारे बीच में से कुछ बच्चे सफल रहे मेंस में, हमारे बीच में से कुछ बच्चे असफल रहे हैं। तो जब समीक्षा करते हैं फेलियर का, फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब फेलियर की समीक्षा करते हैं तो 2 चीज पे हम लोग आके, 2 बिंदु पे हमारा निष्कर्ष निकलता है। वो है ज्ञान और दूसरा है आपका दृष्टिकोण। फिर से बोलते हैं जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं कि नॉलेज, यू शुड हैव अ नॉलेज, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, फैक्ट शुड बी वेरी क्लियर। साथ में दृष्टिकोण, आपको हर एक आयाम से, हर एक डायमेंशन से आपको जानना है, तभी आप सक्सेस रहेंगे। और हम लोग चंपारण सत्याग्रह को ही जो है अलग अलग आयाम से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग डायमेंशन से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप 2018 में ग्रेजुएशन किए और 2019 में आप बीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे, तो एग्जामिनर आपसे गैप ईयर के बारे में नहीं पूछेगा। आप 2 साल के बाद भी इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे तो भी इंटरव्यू लेने वाले आपसे गैप ईयर के बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, 4-5 साल के बाद इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचेंगे, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद पहुंचेंगे, तो इस क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा कि पिछले बीच के 7-8 वर्ष आप क्या कर रहे थे। हम आपको जो भी बता रहे हैं, एक एक्सपीरियंस, एक डाटा, एक क्वेश्चन का पैटर्न, एक सोच का पैटर्न के आधार पे बता रहे हैं।
अब चलते हैं हम लोग दूसरे आयाम पे। हम लोग शोषण की बात किए और शोषण पे और भी हम लोग बात करते रहेंगे। शोषण इनका तब तक होते रहेगा जब तक इनका विद्रोह नहीं हो जाता, और विद्रोह पे भी यदि यूरोपियन प्लांटर नहीं सुधरेंगे तो एक आध को ये लोग मार भी देंगे। उस पर भी नहीं सुधरेंगे तो ये लोग अंग्रेज शासन के पास जाएंगे। अंग्रेज शासन भी इनको बात को ध्यान नहीं देंगे तो गांधी जी के पास जाएंगे। यही हुआ था। शोषण गहराती रही, ये लोग विरोध करते रहे, विरोध के लिए सब जगह ये लोग जाते रहे कि ये हमारी मांगों को मानो। कोई नहीं माना तो अल्टीमेट अंतिम स्टेशन महात्मा गांधी थे। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नील की खेती, नील पे ही हम लोग चलते हैं। नील की खेती का जो पारिश्रमिक देखेंगे, रेमुनरेशन, कि आप नील की खेती, चलिए 3 कट्ठा पे आप नील की खेती करें। ओके, किसान बोले ओके फाइन, विल डू इट। तो नील की खेती पे सबसे ज्यादा, बार बार ये पैसा रिवाइज होते रहा। नील की खेती पे 1 एकड़ पे उनको 13 रुपये 80 पैसा मिलता था। द रेमुनरेशन फॉर इंडिगो वॉज ₹13.80 पैसा फ्रॉम 1 एकड़ ऑफ लैंड। और यही वो यदि दूसरे फसल उगाते, चाहे वो दूसरी नगदी फसल उगाते, तो वैसे स्थिति में उनको 30 रुपया मिलता, 30 रुपीज पर एकड़। तो आप देख रहे हैं नील की खेती करने में पैसा भी कम है, 13 रुपया 80 पैसा, और दूसरी तरफ है 30 रुपया, मैंने 30 रुपये प्रति एकड़, 13 रुपये 80 पैसा पर एकड़। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वो वाला हिसाब किताब था। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वॉज हायर देन अदर क्रॉप्स। जो खेती की लागत आती थी नील की खेती में, उसमें लागत ज्यादा होती थी। नंबर 2। नंबर 3 देखिएगा कि समानता जो है कीमत बाकी फसलों का, बाकी वस्तुओं का बढ़ती जाती थी। ठीक है, मीन द कॉस्ट और यू कैन से द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज यूज्ड टू राइज, द कॉस्ट ऑफ ऑल अदर, in fact sorry, the price of all other crops used to rise। लेकिन जब नील की कीमत की बात होती थी तो सारे बगान मालिक मिल जाते थे और उसको नियमित करते थे। They used to fix the price। मैंने कहा 50 रुपये बढ़ जाता था दूसरे फसल, और इनका बढ़ता था 10 रुपया। ऐसी स्थिति हो जाती थी। फिर एक बार बहुत ज्यादा विरोध होने पे एक इंक्वायरी बनी, जिस इंक्वायरी का नाम था गाउरले इंक्वायरी। आपके हम नोट्स में व्हाट्सएप में भेज चुके हैं। एक इंक्वायरी था गाउरले इंक्वायरी, और गाउरले इंक्वायरी के बाद ही नील की खेती का दाम 13 रुपये प्रति एकड़ बना। Now you can see that there was a general price rise of all the commodities, but the price of indigo was periodically fixed. This is not good, and definitely it led to serious discontent and disturbances. जिस तरह से नील की कीमत को तय की जाती थी, यह एक गंभीर असंतोष और गड़बड़ी का कारण बना। गंभीर असंतोष और गड़बड़ी का कारण बना। इट लेड टू सीरियस डिस्कॉन्टेंट एंड डिस्टर्बेंसेस। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सीरियस डिस्कॉन्टेंट एंड डिस्टर्बेंसेस। हिंदी में गंभीर असंतोष, गंभीर गड़बड़ी, ये गंभीर गड़बड़ी का कारण बना। चौथा चीज नील की खेती में देखते हैं हम लोग कि जो नील की खेती में जो बगान मालिक बोलते थे कि सारा क्षेत्र उनके लिए बराबर है। याद रखिएगा,
आपके गांव में भी आपका जमीन होगा, आपके यहाँ खेती होता होगा, तो कहीं पे उत्पादकता ज़्यादा होता होगा और कहीं पे उत्पादकता कम होगा, कहीं पे ज़्यादा आप खाद के इस्तेमाल करते होंगे। सो द लैंड वॉज नॉट यूनिफॉर्म। तो उसी तरह चंपारण का जो लैंड था, जो भूमि था जिसमें नील की खेती होती थी, वो एक जैसा नहीं था। कहीं ज़्यादा उत्पादकता होती थी तो कहीं कम उत्पादकता होती थी। और ये बगान मालिक करते क्या थे कि जो सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला भूमि हुआ करता था, द मोस्ट प्रॉफिटेबल, द मोस्ट यू कैन से द प्रोडक्टिव लैंड वॉज पुट टू इंडिगो कल्टीवेशन। द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड वॉज यूज टू पुट टू इंडिगो कल्टीवेशन। इससे क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला क्षेत्र था वो चला गया नील की खेती में। अब किसान को अपने खाने के लिए अच्छा जमीन नहीं बचता था जिसपे कि वो अपने गृहस्थ के चलाने के लिए कृषि कार्य कर सके। दूसरा देखिए, नील की खेती में, देखिए नील की खेती में पॉइंट सब देखना है आपको कि हम लोग असमिया वार प्रणाली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फैक्ट्री कारखाना के तहत कर्मचारी हुआ करते थे, स्टाफ हुआ करते थे, जो रैयतों के साथ जो हैं ये लोग डिसीजन लेते थे, रैयतों के लिए निर्णय लेते थे। ये जो कर्मचारी थे, फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे, इनके हाथ में था चयन का अधिकार, इनके हाथ में था फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन। मतलब रैयत के कौन से भूमि का बाग ले, पीपल के पेड़ वाला कि उत्तर वाला कि दक्षिण वाला कि पश्चिम वाला कि मंदिर के साइड वाला, जो उत्पादकता के आधार पर ये डिसीजन कर्मचारी लिया करते थे। बेचारा रैयत, किसान, जोतेदार, असहाय प्राणी के पास कार्रवाई की, अपने जमीन पे कार्रवाई की स्वतंत्रता जीरो थी, नील थी, नेगेटिव थी। ऐसे स्थिति में कुछ स्मार्ट लोग हुए होंगे जो कि फैक्ट्री के सेवकों को कुछ रिश्वत देते होंगे कि भैया मेरा ये जमीन ले लो नील की खेती के लिए और ये वाला जमीन छोड़ दो। ऐसा हुआ होगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण एक नया शोषण तंत्र पैदा हो गया जिसको कि आप करप्शन एंड नेपोटिज्म कहते हैं। मीन्स करप्शन एंड नेपोटिज्म अरोज ऑन द पार्ट ऑफ फैक्ट्री सर्वेंट्स। फैक्ट्री के सेवकों की ओर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। ये सब का कुल का परिणाम क्या हुआ? What was the result of all this इंडिगो कल्टीवेशन? ये नील की खेती का ये सब जो बारीकी में लोग 1 2 3 4 5 पॉइंट्स को जो हम लोग बात कर रहे हैं, उससे क्या हुआ कि बेचारा नील की खेती करने को तैयार तो हो गया, लेकिन अल्टीमेटली एक किसान को उसके पास पर्याप्त समय नहीं बचा अपने खेत में काम करने के लिए। पर्याप्त समय क्यों नहीं बचा? क्योंकि जब खेती होती थी धान की, उसी समय नील की भी खेती होती थी। तो ये फैक्ट्री संचालक करते क्या थे? जबरदस्ती किसानों को बुलाते थे कि चलो मेरे खेती करो नील का, और उनसे उनका हल वल सब कुछ छीन लेते थे। तो अपने जमीन पे काम करने के लिए समय नहीं बचता था, ऊर्जा नहीं बचता था, और चूंकि सबसे अच्छा जमीन का भाग भूखंड चला गया आपके प्लांटर्स के हाथ में, तो संसाधन भी नहीं बचता था कि किस ऐसे जमीन पे वो खेती करे जिसका कि उत्पादकता बहुत कम है। तो आप देख रहे हैं कि नील की खेती में उनका जमीन तो लिया ही जाता था, समय भी ले लिया जाता था, किडनैप करके जबरदस्ती काम भी कराया जाता था, हल भी छीन लिया जाता था, और आप काम नहीं करेंगे तो हिंसा भी होता था। ठीक है, अब ये नील की खेती पर एक और आयाम देखिए,
एक और दृष्टिकोण देखिए, एक और डायमेंशन देखिए। ये जो फैक्ट्री के जो संचालक, जो फैक्ट्री के जो सेवक होते थे, फैक्ट्री सर्वेंट्स, फैक्ट्री स्टाफ, उनको बोला जाता था अमला। ठीक है, जो अमला कौन थे, हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे कि अमला जो थे, ये नील का जो फैक्ट्री होता था उसके कर्मचारी को, सर्वेंट्स को, सेवक को अमला कहा जाता था। ये अमला ही सारा कुछ सुपरविजन करते थे, अमला ही सारा जो है ये आपका पर्यवेक्षण करते थे, इन्हीं की निगरानी में सारा नील की खेती चलता था। अब आप देखे हैं कि जब नील की खेती होती थी तो किसानों को बुलाया जाता था कि भैया चलो खेती करो, तो इनको पैसा दिया जाता था, इनका एक पारिश्रमिक होता था, इनका एक रेम्यूनरेशन हुआ था। वो खेत वाला अलग है, ये जो काम करते थे, हाँ सुपरवाइजर कह सकते हैं, तो जो काम करते थे उसके मजदूरी, जिसको आप सैलरी कहते हैं, वेतन कहते हैं, वेजेस कहते हैं, तो सैलरी भी इनको दिया जाता था। जो सैलरी फिक्स था मार्केट में, जो प्रचलित सैलरी था, उससे भी कम इनको दिया जाता था। तो मान लीजिए मार्केट में 100 रुपया सैलरी था, तो इनको दिया जाता था 75 रुपया, कि भैया 75 रुपये में तुमको नील की खेती करना है। ठीक है, ये नील की खेती किए, मजदूर के रूप में जाके खेत में काम किए, और इस 75 रुपये में से जो इनको तय था उसमें से इनको मिलता है 50 रुपया। 50 रुपया मिलता था, बाकी का 25 रुपया मिलता था भैया, तो बाकी का 25 रुपया दस्तूरी में काट लिया जाता था। दस्तूरी, अब ये दस्तूरी क्या है, आप देखेंगे अभी भी दुकान में कि बहुत ज़्यादा सेल होगा तो दुकान मालिक जो हैं अपने कर्मचारी को लो सैलरी के अलावा ये लो 4 रुपया, ये लो 10 रुपया, ये एक तरह से बख्शीश, इज अ टोकन ऑफ हैप्पीनेस, तो वो बख्शीश के रूप में दस्तूरी, इसको दस्तूरी बोलते हैं। तो जो नील की खेती होती थी, प्रचलित दर था 100 रुपया, और नील के मजदूरों को मिलता था 75 रुपया, ऐसे ही मार्केट से कम। और जब पैसा मिलने का समय होता था तो उस 75 रुपये में से 25 रुपये दस्तूरी के नाम पे काट लिया जाता था, और 50 रुपया मात्र किसानों के हाथ में आता था। इससे क्या हुआ, फ्रिक्शन बढ़ा, इससे जो है किसानों के मन में खटास बढ़ गई। लेकिन वो कुछ किसान कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो सट्टा पे हस्ताक्षर किए थे, वो अनुबंध पे साइन किए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि ये जो अनुबंध था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो सट्टा था, ये लंबे समय तक था, ये लंबे समय तक रहता था, और इसके कारण भी रैयत काफ़ी नाराज रहते थे, इसके कारण भी रैयत काफ़ी नाराज रहते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? कैन वी ब्रेक फॉर 5 मिनट्स? और ये शोषणकारी और ये शोषण और विरोध हम लोग देखेंगे आगे भी, ठीक है ना? तो लेट्स ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, और अपने चंपारण में विद्रोह, 2 विद्रोह को हम लोग ब्रेक के बाद जो है डिस्कस करते हैं। थैंक यू।